हेलो एवरीवन, मेरा नाम भावना मिश्रा है और मेरी IMUCET 2024 में ऑल इंडिया रैंक 603 आई थी। तो टुडे आई विल बी टेलिंग यू ऑल एवरीथिंग अबाउट IMUCET। आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कब होती है एग्ज़ाम, कौन से रिसोर्सेज फॉलो कर रहे हैं, BSc क्या होता है, ये मरीन इंजीनियरिंग क्या होती है, GRE क्या होती है, DNS क्या होता है, एवरीथिंग I will be answering all of your questions in this particular video. So this is going to be a one-stop solution for every question associated with IMUCET or Merchant Navy. So yeah, let us proceed with the video. Now, IMUCET is an exam for people who want to join Merchant Navy. So Merchant Navy क्या होता है? अब नेवी शब्द सुन के आपको काफ़ी फेमिलियर सा लग रहा होगा। जी हाँ, नेवी से एसोसिएटेड ही होते हैं। जैसे हम इंडियन नेवी में होते हैं तो हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, बट अगर हम मर्चेंट नेवी में होते हैं तो हम प्राइवेट कंपनी को सर्व कर रहे होते हैं। हम इंडियन नेवी में प्रोटेक्शन का काम होता है हमारा, यूजुअली आर्म फोर्सेस में काउंट करते हैं, बट मर्चेंट नेवी हमें गुड्स को एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक ट्रांसपोर्ट करना होता है, राइट। सो मर्चेंट नेवी इज़ अ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट पार्ट ऑफ नेवी, एंड इंडियन नेवी इज़ गवर्नमेंट पार्ट। तो इसमें आप प्राइवेट एम्प्लॉय, कंपनी के एम्प्लॉय होंगे। So this is the basic difference between Merchant Navy. And to get into Merchant Navy, there's this exam called IMUCET, which you have to give. So IMUCET stands for Indian Maritime University Common Entrance Test. So let us go. What is the frequency of this exam? ये एग्ज़ाम कितनी बार होता है एक साल में? ये एग्ज़ाम once in a year होता है। एक साल में एक बार हमारा IMUCET एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, यूजुअली इन द मंथ ऑफ जून। सो या What is the timeline of this exam? टाइमलाइन तो देखो, मार्च में इस साल हमारे फॉर्म्स रिलीज़ होंगे। मार्च से मई तक आप मेरे ख्याल से फॉर्म भर पाएंगे। उसके बाद जो है आपका एग्ज़ाम जून में होगा। हर साल जून में होता है, जून मिड में होता है यूजुअली। तो इस बार भी हम उसी हिसाब से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जून मिड में हमारा एग्ज़ाम हो जाए, राइट। So this is the timeline of the exam, and in what shift is this exam conducted? So ये जो एग्ज़ाम है, unlike JEE Mains, MSTCT और any other state entrance exam, ये एग्ज़ाम एक टाइम पे ऑल ओवर इंडिया सब बच्चों का कंडक्ट किया जाता है। मॉर्निंग शिफ्ट में होता है, मेरा मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। तो जैसे नीट होता है एक टाइम में एक बार, वैसे ही IMUCET भी होता है एक टाइम में एक बार, नो डिफरेंट शिफ्ट्स, ओनली वन शिफ्ट, राइट। सो दिस इज इट। एंड या व्हाट इज दिस एग्जाम इज ऑफ, एग्जाम का जो पैटर्न है हमारा, इट इज़ ऑफ MCQ पैटर्न। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे और 200 क्वेश्चंस आते हैं। वी हैव 200 क्वेश्चंस इन टोटल। फिफ्टी फॉर फिजिक्स, 50 फॉर मैथ्स, देन 25 फॉर केमिस्ट्री, देन अगेन 25 फॉर इंग्लिश। इंग्लिश में बेसिकली सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ग्रामर के ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फिजिक्स में आपका 11th और 12th दोनों आता है, हाँ ये ध्यान रखिएगा। 11th एंड 12th दोनों का सिलेबस आपका इसमें आता है। सो सिर्फ 12th का पढ़ के जाएंगे तो काम नहीं होगा। नाउ एप्टीट्यूड है हमारा, एंड देन जीके। जीके इज़ जनरल नॉलेज, और जीके में भी आपका स्पेसिफिकली ओशियानिक ज्योग्राफी ज़्यादा आता है। I'll tell you the reason of this, because ओशियानिक आपको एट द एंड ऑफ द डे, आप मर्चेंट नेवी का एग्जाम दे तो वो एक्सपेक्ट कर होंगे कि आपको ओशन के बारे में एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग पहले से हो। वैसे तो ये बहुत कम है, मतलब जीके मैं भी इतना अच्छे से कर नहीं पाई थी। सो आई वॉज कम्प्लीटली रिलाइड ऑन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एंड देन इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है मुझे, एंड देन एप्टी में भी आई डिड वेल। सो या तो 200 क्वेश्चन का स्प्लिट हमारा इस हिसाब से होता है जैसे आपको दिख रहा होगा। This is our split for all 200 questions, and yeah, so each question is for 1 marks. तो ये 200 मार्क्स का पेपर होता है हमारा। I guess that is pretty much understandable. 200 मार्क्स का पेपर होता है, एंड नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें, नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25. सो दी मार्किंग स्कीम इज +1, -0.25, 1/4 मार्किंग नेगेटिव मार्किंग होती है। 3 घंटे का पेपर होता है। अब आप शौक हो गए होंगे कि 200 क्वेश्चन है हमारे, 180 मिनट हैं, कैसे करेंगे। कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं केमिस्ट्री के, या कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं तो 30 सेकेंड्स, 25 सेकेंड्स, 50 सेकेंड्स में देखते से हो जाते हैं। सो इट्स नॉट अ बिग डील। पेपर इजी ही आता है कंपेयर टू अदर एग्जाम्स, अदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स। तो इजी पेपर आता है, हो जाएगा अगर आपकी अच्छी पकड़ है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा उनको
इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप इस स्लाइड में भी देख पा रहे होंगे कि फिजिक्स और मैथ्स में आपको यूजुअली इट इज़ एक्सपेक्टेड फॉर यू टू हैव डीप लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। देन एप्टी में भी आपको लॉजिकली साउंड होना पड़ेगा। तो अगर आपकी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है देन यू कैन ऑब्वियसली नो डे ऑन अर्थ यू कैन गेट अ रैंक मोर देन 1000, अंडर 1000 रैंक है आपकी अगर आपका लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग अच्छा है तो। सो या दिस इज फॉर 3 hours 180 minutes का पेपर होता है ये। और नो सब्जेक्ट स्पेसिफिक टाइम लिमिट। जैसे CET में होता है कि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री को एक साथ करना होता है और मैथ्स को एक साथ, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। सो अ बिग नो टू दिस। यू कैन स्टार्ट टू अटेम्प्ट एनी ऑफ योर फेवरेट पार्ट। आपको ऐसा लगता है कि आप इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल है तो इंग्लिश से शुरू कीजिए। शुरू में आपको जिस पार्ट की आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो रखी है ना, आई वुड सजेस्ट उस पार्ट से स्टार्ट करना सो दैट आप पेपर से कंफर्टेबल हो जाएं, आपसे सवाल बनने लग जाए, देन यू कैन ईजिली गो थ्रू। एंड ऑल्सो देयर इज दिस थिंग द कैलकुलेटर्स आर अलाउड। कैलकुलेटर्स आर अलाउड बट सिर्फ नॉन प्रोग्रामेबल। जो कैलकुलेटर्स अलाउड होते हैं इस एग्जाम में वो नॉन प्रोग्रामेबल होने चाहिए, ठीक है। तो कैलकुलेटर्स आर प्रीटी मच ओके फॉर दीज पीपल बट दे शुड बी नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर्स। दिस इज अ हाईलाइट। नाउ अब हाउ टू स्टडी फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम, कैसे किस पैटर्न से हमको पढ़ाई करनी है। NCERTs आर मोर देन इनफ बिकॉज ये जो एग्ज़ाम है ये CBSE के बुक्स पे बेस्ड होता है, CBSE पैटर्न के हिसाब से होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था 11th और 12th दोनों के बुक्स आपको, दोनों का सिलेबस आपको पढ़ना पड़ता है। एंड जो पीपल, ये एग्ज़ाम जो है आपका मार्च में बोर्ड आपके ख़त्म हो जाते हैं, तो जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं मार्च से जून तक स्टेट बोर्ड की बुक छोड़ के थोड़ा CBSE के बुक्स पे ध्यान देंगे तो इट वुड बी वे मोर ईजियर। कॉन्सेप्ट्स तो सेम ही होते हैं सब बोर्ड्स में बट NCERTs के यूजुअली केमिस्ट्री के लिए या फिर आपके लिए फिजिक्स के लिए, तो जो स्टेट बोर्ड के बच्चे होंगे वो 3 महीने का टाइम मिलता है, बढ़िया से पढ़ सकते हैं NCERT बुक्स, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड देन बोर्ड लेवल प्रिपरेशन इज मोर देन सफिशिएंट। सो या इट इज़ ओके इफ़ यू हैव अ बोर्ड लेवल सफिशिएंट। आपके बोर्ड्स में 94-95% आ रखे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। जस्ट दैट आपका पढ़ाई से हैंग नहीं छूटना चाहिए। 3 महीने का ब्रेक मिलता है मतलब एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, बोर्ड से CET तक, बोर्ड से IMU CET तक, तो रिविजन करते रहिएगा। इट इज़ गोना बी ईजी। 90+ अगर आपके परसेंटेज हैं, आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, देन यू विल बी एबल टू क्रैक दिस एग्जाम easily. Now MCQ practice is very crucial. As you know this exam is on MCQ pattern. तो MCQ practice अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज आपको पेपर में MCQ ही सॉल्व करना है, कितना भी थियोरी आता हो। MCQ practice आपको करते रहनी है कंसिस्टेंटली। एंड देन स्पीड इज़ द की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 200 रेशियो 180 54 सेकेंड्स में एक सवाल करना होगा अप्रॉक्सीमेट, तो कैसे होगा, हो जाएगा, इजी पेपर होता है। तो स्पीड पर आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए। पेपर छूटेगा नहीं तो हो जाएगा बढ़िया से, बट पेपर यू शुड नॉट लीव इवन अ सिंगल क्वेश्चन। मतलब पेपर पूरा देख के हो जाना चाहिए, सॉल्व करके हो जाना चाहिए, राइट। सो या दिस इज इट फॉर दिस पार्ट। एंड हु शुड जॉइन मर्चेंट नेवी। अब ये तो बहुत ही कॉमन सा सवाल होता है जो यूजुअली बच्चे पूछते हैं, हु शुड जॉइन मर्चेंट नेवी, व्हाट काइंड ऑफ पीपल शुड जॉइन मर्चेंट नेवी। सो पीपल हु आर नॉट होम सिक, यू नो, कुछ लोगों का ऐसा एक्सपेक्टेशन होता है अपने जॉब से कि वो सुबह जॉब पर जाएं, शाम को आए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, तो उनका थोड़ा स्ट्रेस डाउन होता है वो। बट पीपल who want to join merchant navy won't get that opportunity every day. So this is a 6 month on 6 month off job. 6 month आपको शिप पे रहना पड़ेगा एंड 6 month लीव, तो आपको पे भी 6 month ही मिलता है। कुछ कंपनीज होती हैं जो इस टाइम पे भी पे देती हैं पर वो कॉम्पनसेट कर लेते हैं, तो पे आपको यूजुअली इस टाइम पे मिलता है बट वो बढ़िया होता है। मर्चेंट नेवी आप किसी भी पूछिए, पैसा बहुत तगड़ा है मर्चेंट नेवी में, बस काम करने वाला आदमी होना चाहिए कि बीच में ही छोड़ देना। बहुत सारे लोग ऐसे बीच में छोड़ देते हैं बिकॉज मोनोटोनस हो जाती है बहुत ज़्यादा लाइफ, आप फैमिली से 6 months तक दूर हो जाते हैं। सो वही बात है कि पीपल हु आर होम सिक शुड नॉट गो इन टू दिस फील्ड। टाइम, एफर्ट्स, एनर्जी, पैसे सब वेस्ट होगा। So people who can bear with, who can compromise with staying away from home, so for their career they should join this or else shouldn't. So this would be my suggestion. Now what is the difference between BSc and DNS? अब चलिए, अब इस पे हमारी ना तगड़ी डिस्कशन होगा। Now there are 4 ways if you want to join merchant navy. There are 2 sides, navigation and engine.
देयर आर टू साइड्स, नेविगेशनल साइड्स एंड इंजन साइड्स। नेविगेशन में दो सब टाइप्स होते हैं, एक होता है बीएससी, एक होता है डीएनएस। यहाँ पे आपको या तो बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग करना पड़ेगा, जो कि आपके IMUCT से होगा। IMU कैंपसेस से IMUCT रैंक पे एडमिशन होता है, उससे आपको बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग करना है। या फिर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर चुके हैं किसी कॉलेज से, मैकेनिकल, उसके बाद आपको एक GRE नाम का कोर्स करना पड़ता है 1 साल का। तो ये और ये इक्विवेलेंट हो जाते हैं, मतलब people who have did mechanical engineering and people who have did BSc in nautical sciences, BSc in marine engineering are the same। 1 साल बाद GRE करने के बाद वो लोग सेम हो जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज द वे अगर आपको इंजन साइड जाना है तो। और अगर आपको नेविगेशन साइड जाना है, अगर आपको कैप्टन बनना है शिप का, तो आपको नेविगेशन साइड में आना पड़ता है। नेविगेशन साइड में 2 तरीके होते हैं, एक BSc और एक DNS। BSc क्या है? BSc इज अ 3 year कोर्स, DNS इज अ 1 year कोर्स। इसमें नो स्पॉन्सरशिप इज रिक्वायर्ड। बट दे आर मैंडेटरी इन केस ऑफ DNS। DNS में आपको एडमिशन लेने से पहले आपको स्पॉन्सरशिप क्रैक करनी होती है, उसी कंपनी की स्पॉन्सरशिप के बेसिस पे आपका DNS में एडमिशन होता है, राइट। तो DNS इज अ शॉर्टर पाथ। इन दोनों, ये दोनों भी सेम होते हैं। ये 3 year कोर्स है, बस इसमें आपका अगर स्पॉन्सरशिप नहीं क्रैक हुआ तो आप इसमें चले जाइए, स्पॉन्सरशिप क्रैक हो गया तो इसमें चले जाइए। स्पॉन्सरशिप क्या होता है आगे बात करेंगे उसकी। सो दिस इज द हायरार्की, दिस इज द प्रोसीजर, दिस आर द पाथ यू कैन फॉलो टू गेट इन टू मर्चेंट नेवी। जैसा मैंने बताया था 4 तरीके होते हैं मर्चेंट नेवी जाने के। सो दिस इज इट। आगे बात करते हैं स्पॉन्सरशिप के बारे में, आगे बात करेंगे। विच वन इज बेटर? DNS इज एनी डे बेटर देन BSc। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये 1 साल का कोर्स है, ये 3 साल का कोर्स है। यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ाते हैं ज़्यादा, बिकॉज यू हैव ओनली 1 year एंड आफ्टर दैट यू विल बी गोइंग ऑन शिप्स। यहाँ पे थ्योरी पढ़ाते हैं पहले, फिर एप्लीकेशन पे जाते हैं, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा होता है ना, इसमें टाइम कम होता है, क्योंकि आप एक प्रोसीजर जो है स्पॉन्सरशिप है वो आप पहले से क्रैक कर चुके होते हैं इसमें, और इसमें नहीं करे होते हैं। सो इधर यूजुअली स्मार्टर लोग जाते हैं, स्मार्टर इन द सेंस पीपल हु हैव ऑलरेडी हु वर एबल टू क्रैक स्पॉन्सरशिप गो इनटू DNS। जिनसे नहीं होती है वो BSc के लिए जाते हैं। तो DNS इज अ शॉर्टर पार्ट टू गेट इनटू सेम प्लेस। आप 3 साल बाद BSc करके भी शिप पे जाएंगे, 1 साल बाद DNS करके भी शिप पे जाएंगे, सेम हायरार्की, सब कुछ सेम होगा। तो DNS इज अ शॉर्टर पाथ। नो व्हाट आर स्पॉन्सरशिप्स? अभी आपने मुझे सुना होगा स्पॉन्सरशिप्स के बारे में बात करते हुए। स्पॉन्सरशिप्स क्या होती हैं? Sponsorships are equivalent to pre-placement offer, PPOs। एनालॉजी समझिए, PPO यानी प्री प्लेसमेंट ऑफर। तो क्या होता है इसमें कि आपको 2 टाइप की कंपनीज होती है। एक ऐसी कंपनी जो आपकी IMUCT रैंक पे आपका इंटरव्यू लेती हैं, और एक कंपनी होती है जो IMUCT रैंक तो ठीक है, आपका रिटन टेस्ट लेंगी, फिर आपका इंटरव्यू लेंगी, और तब जाके आपका साइकोमेट्री वगैरह होगा, फिर जाके आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगी। दैट इज़ योर PPO, प्री प्लेसमेंट ऑफर। आपका एडमिशन से पहले DNS के लिए होता है ये, दिस इज फॉर DNS, और एडमिशन के पहले आपका प्लेसमेंट हो जाता है, ऐसा समझिए। BSc में वो बाद में होता है, बट DNS में वो पहले हो जाता है, ठीक है। सो मुझे 2 स्पॉन्सरशिप्स क्रैक की थी, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और फ्लीट मैनेजमेंट। एंग्लो ईस्टर्न का मैंने रिटन पेपर क्लियर कर लिया था, उनका इंटरव्यू कॉल मुझे आया था पर मैं जा नहीं पाई। सेम फॉर BP शिपिंग के लिए भी मैं नहीं गई थी, मुझे इंटरव्यू कॉल आया था उनका भी। सो जो ये कंपनीज़ हैं जो इंटरव्यू कॉल बुलाती हैं सीधा रिटन पेपर लिए बिना, वो आपकी IMUCT रैंक पे यूजुअली आपको बुलाती हैं। जिसकी IMUCT रैंक अच्छी होगी उसको इंटरव्यू कॉल आता है। जो कंपनीज रिटन पेपर नहीं लेती, ठीक है, जो रिटन पेपर नहीं लेती वो यूजुअली IMUCT रैंक से आपको बुलाती हैं। बट ये वाली कंपनी आपको IMUCT रैंक से नहीं बुलाती, आपको उनका फॉर्म भरना पड़ता है, फिर आपकी जैसे एग्ज़ाम होती है या वो टाइम होता है, तो स्पॉन्सरशिप की 1 साल में 2 बार आप स्पॉन्सरशिप क्रैक कर सकते हैं। अगर आपकी 1 बार मिस हो गई तो आप दूसरी बार कर सकते हैं। एंड दीज आर इन मंथ ऑफ फेब, जो कि अभी चल रहा है।
तो स्पॉन्सरशिप की एग्ज़ाम स्टार्ट हो गई होंगी मेरे ख्याल से. एंड द नेक्स्ट वन इज़ इन अगस्त. तो मैंने IMUCT के जस्ट बाद वाली स्पॉन्सरशिप्स का सीज़न क्रैक करा था विच वॉज अगस्त. फेब अभी चल रहा है, अभी स्पॉन्सरशिप्स के एग्जाम्स चालू हो गए होंगे, इंटरव्यूज कॉल आ रहे होंगे लोगों को. सो दिस इज़ इट. एंड सो दिस इज ऑल अबाउट स्पॉन्सरशिप. और कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं. देन this is all for IMUCT today. Now I have a quote to say: a smooth sea can never make a skilled sailor. This is applicable to both people who aspire to join merchant navy and people who are into their normal lives on land. दोनों के लिए ये एप्लीकेबल है. बहुत ब्यूटीफुल कोट है कि एक शांत समंदर कभी भी अच्छा सेलर नहीं बना पाएगा. सो यू ऑलवेज हैव टू कीप स्ट्रगलिंग, कीप हसलिंग एंड कीप गोइंग. And so this is it for this video. And yeah, if you have any doubt you can post it in comment. I'll clear your doubt. And this is it all about merchant navy. Thank you so much for watching this video up until now.